हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसवंत पाठक आपको करा रहा हूँ ये यूपीएससी, पीसीएस और आरओ में आने वाली टेस्ट सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो मैं विदाउट एनी डिले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका बताएं सही विकल्प क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। अधिनियम ने 3 सूचियां, जिसमें संघीय सूची के लिए 59 विषय, प्रांतीय सूची के लिए 54 विषय और समवर्ती सूची यानी जो केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला होगा, समवर्ती उसको कहते हैं, उसके लिए 36 विषयों के साथ इसके संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया, यानी एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको मॉन्टेस्क्यू लेके आए थे। और मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम बहुत काफी इंपॉर्टेंट है 1935 का। आप इसको 1.5x पे लगा के देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, क्योंकि टाइम आपका बचेगा इससे, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 1935 में भारत के अंदर जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो बरकरार रखी गई या खत्म की गई, तो ये खत्म कर दी गई। ठीक है, अधिनियम ने हुआ क्या कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएं क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध। व्यापार विवाद अधिनियम 1929 का मुख्य उद्देश्य व्यापार विवादों की जांच और निपटान की दृष्टि से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ सुलह ट्रिब्यूनल की प्रणाली की स्थापना के लिए प्रावधान करना था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने किसी भी हड़ताल या तालाबंदी को भी अवैध बना दिया जिसका व्यापार या उद्योग के भीतर व्यापार विवाद की वकालत करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य था। प्रश्न 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो 11 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी प्रांतों को सौंपे गए विषयों का विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया। अब अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक दोहरी सरकार की एक प्रणाली थी। इसने भारत की ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत की पहली शुरुआत को चिन्हित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, यानी इसका आंसर डी आपका होगा 11 का। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बटलर समिति पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार। हाईकोर्ट बटलर समिति या बटलर आयोग मूल राज्यों और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंधों की जांच के लिए 16 दिसंबर 1927, काफी इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर यानी 1927 को जो है इसके जो है हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। 13 प्रश्न 13 को हम देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या प्रस्ताव किससे संबंधित था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो 13 का ये डी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जुलाई 1917 में मॉन्टेग्यू ने भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, भारत में ब्रिटिश नीति का एक समग्र उद्देश्य होगा, भारत में ब्रिटिश समाज जो होगा, ब्रिटिश साम्राज्य होगा, इसके एक अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से स्वशासी स्थानों का क्रमिक विकास होगा। देखो, जो हम इतने हैवी वर्ड्स बोल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स आपको यूपीएससी में मिलेंगे। यूपीएससी जो होता है, आप अगर पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ रहे हैं,
तो आपको अब ऐसे, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए सबसे बड़ी कह सकते हो कि एक दुर्घटना कह सकते हो कि जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेट के बाद में जो आती है डिक्शनरी वो बहुत ही खतरनाक होती है, तो हमको पहले से ही तैयार रहना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित किया? तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 14, आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। 1919 ने केंद्र और प्रांतीय सरकारों के क्या जुरिस्डिक्शन होंगे, क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, इसके बारे में बताया गया। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि इसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की क्रमिक शुरुआत करना है। ठीक है, अब इसमें क्या था, भारत सरकार जो अधिनियम 1919 था उसमें कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही। डिवीजन ऑफ पावर किया गया, लेकिन केंद्र ने सबसे ज्यादा विषयों को अपने पास रखा, क्योंकि जो स्टेट हैं वो अपने मनमाना तरीके से काम ना कर पाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी अगर होता तो वो गलत आंसर हो जाता, क्योंकि तंजौर तट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र के दांडी जो एक गांव था वहां तक नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी कर का विरोध करने के लिए नमक मार्च या नमक कानून को तोड़ा। 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहा। सी राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया। तो ये आप जो है ध्यान में रखें। प्रश्न 16 की तरफ हम लोग आगे बढ़ें तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का प्रयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। तो इसका राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 2 सही। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए, ये नहीं सही होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इस अधिनियम को शाही विधान परिषद में जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस समिति का उद्देश्य भारत, विशेषकर बंगाल और पंजाब में राजनीतिक आतंकवाद का मूल्यांकन करना था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत रखने की यानी बिना कानून, बिना जो है उसके ही आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं लोगों को, है ना। आप किसी भी अगर इंसान का उसको अपना वकील करने की इजाज़त भी नहीं देते हैं, यानी कह सकते हैं कि नो दलील नो वकील। ठीक है। 17 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत करी। ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। इसका गठन 1934 में हुआ था, 1934 में इसका गठन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इस पार्टी का उदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ते वाम प्रभाव के कारण हुआ था। 1935 तक कांग्रेस के 1/3 सदस्य कांग्रेस समाजवादी हो गए थे। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 का प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य में के रूप में अपनाया जाना था। ठीक है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ।
ये आया हुआ क्वेश्चन है। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। अब इसमें क्या क्या था? गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस तय किया गया था जिसे हर जगह मनाया जाना था। तो हम प्रश्न 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के लोगों के साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में आंदोलन किया गया क्योंकि भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में आंदोलन किया क्योंकि साइमन कमीशन के बारे में अब बताएं तो साइमन कमीशन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि कोई भारतीय सदस्य साइमन कमीशन में नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों का सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष बाद की जाएगी। 8 नवंबर 1927 को एक स्वायत्त 7 सदस्यीय भारतीय सांविधिक आयोग जिसे साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर इसको रखा गया था। इसमें कोई भी व्यक्ति मतलब भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया और लखनऊ में भी इसका विरोध किया गया। लखनऊ में यही केसरबाग चौराहे के आसपास जो है लोगों ने ब्लैक बैलून्स को छोड़ के साइमन गो बैक के जो है नारे लगाए थे। हम प्रश्न 20 की तरफ आगे बढ़ते। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? 1 और 3 है ना। प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताएं रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? अभी मैंने बताया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने आपको कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रियाएं। रॉलेट एक्ट मतलब बिना किसी जो है जांच के तुरंत कारावास में डाल दो। ठीक है, वकील भी मत करने दो उसको। रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ, काला कानून। ठीक है। 22 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1920 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताएं इसका राइट आंसर, पढ़ें और बताएं इसका क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर होगा केवल एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी और से अधिक किया था, उसको मुख्य रूप से गांधी के समर्थन के कारण कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के लिए अध्यक्ष नामित किया गया। लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 22 क्वेश्चंस हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको करिए और शेयर करिए ताकि मैं और भी वीडियोस और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।